हाँ जी बेटा जी। तो आज जो हमारे चैप्टर का नाम है, जो स्टार्टिंग करनी है हम लोगों ने अपने अकाउंट्स के अंदर 11th क्लास की, वो क्या है चैप्टर का नाम? प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम लोगों ने अपने बहुत सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए। ये बेचारा प्यारा सा एक टिंगा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, जो कि थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग है, बिल्कुल थ्योरी वाला चैप्टर है, बिल्कुल प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैक्सिमम से मैक्सिमम आधे घंटे का चैप्टर होगा आप लोगों का ये। लिखने वाली चीजें, समझाने वाली चीजें सारी की सारी। देन मेरे साथ लिखना शुरू करो फटाफट से। चैप्टर का नाम प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो तुम्हें नाम में दिख रहा होगा यार, गिनती के दो टॉपिक्स है। पहला टॉपिक क्या है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा टॉपिक क्या है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सी वाली चीज? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। डालो हेडिंग, लिखिए बेटा, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके अंदर अपना क्या? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। डालिए हेडिंग, क्या होगी? अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस। लो जी, इसको ना हम लोग कुछ बॉक्सेस वगैरह की हेल्प से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे लिखिए बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा बिल्कुल वैसे लिखना आप लोगों ने। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस, जैसे वर्ड्स मैं लिख रहा हूं, ताकि आप लोगों को जो प्रोसेस है ना वो पूरी आ जाए उसके अंदर, बॉक्स के अंदर। लो जी, क्या नाम है पहले का? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है जी, ये होगा आप लोगों का पहला पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। फिर लगाओ बेटा एक एरो, फिर लगाओ एरो। सेकंड नंबर पे लिखिए प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। लो जी, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। ये आप लोगों का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका नाम क्या है बेटा? प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर। अब लिखिए इसके अंदर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग। लो जी, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये थोड़ा सा बोरियत बड़ा चैप्टर है यार, तो इसको फटाफट से खत्म कर देते हैं। कोशिश करूंगा बोरियत भरी फीलिंग ना आए इसमें, बट आएगी। नंबर 4, हाँ, नीचे एरो ले लो, नीचे की तरफ ले लो। नंबर 4, फिर देखिए इसके अंदर बेटा, पोस्टिंग टू लेजर। पोस्टिंग टू लेजर। पोस्टिंग टू लेजर। मेरा भी खत्म हो गया ना पेज, तो मैं भी इसको नीचे की तरफ ले लेता हूँ। बस मेरी समझ में आना चाहिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या है इसका। पोस्टिंग टू लेजर। ठीक है जी। उसके बाद फिर लास्ट लिखिए बेटा, लास्ट प्रिपरेशन ऑफ, ये आखिरी पॉइंट है, प्रिपरेशन ऑफ, बस बोलो मत, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। लो जी, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। लो जी, हाँ जी। बेसिकली हमारी जो बेटा प्रोसेस है ना, टोटल इसके अंदर अपने पास 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। सेकंड वन इज वाउचर्स की प्रिपरेशन करना। थर्ड वन इज ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग करना। फोर्थ वन इज पोस्टिंग इनटू लेजर। एंड फिफ्थ वन इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर हो गया? अब ये एक एक करके देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर हम लोग बेटा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलता कैसे है, होता कैसे है, और हम लोग अपनी अकाउंटिंग को डन करते कैसे, ये सारा कॉन्सेप्ट मेरे को सीखना है आज। क्लियर हो गया? लो जी, नंबर 1 डालो हेडिंग बेटा लिख के इसमें, प्रिपरेशन ऑफ, सॉरी,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। लिखिए नंबर 1। सबके अंदर तुम लोगों को दो दो बातें लिखवाऊंगा और मेरी तुम लोग बना बना के लिख दोगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं है प्रोसेस, मेन जो एग्जाम में आता है ना वो आता है आप लोगों की बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है लिखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफिकेशन। आप लोग क्या समझते हो आइडेंटिफिकेशन वर्ड से? पहचान, हाँ जी, आइडेंटिटी करना। क्या करना? किसी ना किसी चीज को बेटा पहचानना, आइडेंटिफाई करना। आप लोगों के पास ना लॉट ऑफ ट्रांजेक्शंस, आप लोगों के पास एग्जाम में या क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को लॉट ऑफ ट्रांजेक्शंस नहीं मिलेंगी। कोई ट्रांजेक्शन ऐसी होगी जो बिजनेस रिलेटेड होगी, कोई ट्रांजेक्शन ऐसी होगी जो बिजनेस रिलेटेड नहीं होगी। तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजेक्शन बिजनेस की है या नहीं है। और अगर वो ट्रांजेक्शन है बिजनेस की तो बेटा वो मनी के टर्म्स में है या नहीं है, ये भी हम लोगों को चेकआउट करना है। समझ में आया? लो जी लिखिए इसके अंदर फटाफट से। टू चेक आउट, टू चेक आउट द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, टू चेक आउट द business transactions. Second, to check out the monetary nature transactions लिख लो। To check out the monetary nature transactions। और कौन सी होती है बेटा मॉनेटरी नेचर की? ऐसी ट्रांजेक्शंस जो टर्म मनी के टर्म्स के अंदर होंगी। एक सेकंड बेटा मैं बात करूं। और किसी का करना ठंडा वो नहीं चीज एक ना थर्ड थिंग चीनी की इंग्लिश में और भी डिफाइन कर देते हैं। तो लिखना नहीं चाहिए इतना नहीं करते लेकिन बच्चे 3 नंबर का होगा एक तो दिन में बचना होगा तो ना अरे क्या बेनिफिट होगा इसमें थोड़ी है ब्रदर थ्री हो जाए मेरे पे थोड़ी है कोई डिफरेंट नहीं होगी चूड़ी लेना पड़ेगा तो बोले भाई चूड़ी का लेना पड़ेगा मेरा क्या ना वैसे इसमें मेरे भाई की भाई इधर क्या करना है भाई चूड़ी का लेना पड़ेगा फिर तो भाई मैं लिया था ले भाई इंग्लिश से हिंदी में हिंदी है भी भाई हिंदी है को इंग्लिश की हिंदी क्यों इंग्लिश आ रहा है सारा ज्ञान बोल सकते हैं पर हिंदी कुछ ये माने एक वाली बोल बोल से हाँ जी बेटा, तो टू चेक आउट द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, और ये चेकआउट करना है अपने को कि जो ट्रांजेक्शंस हम लोगों ने रिकॉर्ड किया बेटा वो मॉनेटरी नेचर की है या नहीं है। क्लियर हो गया? चलो एक एग्जांपल से बात करता हूं आप लोगों की। बताओ एग्जांपल लिखो जरा यहाँ पे, बस बोलो मत। एग्जांपल, मान लो मैं आप लोगों को कुछ ट्रांजेक्शंस बोलता हूँ यहाँ पे ए बी सी और डी, ये चार ट्रांजेक्शंस है आप लोगों के पास। क्लियर हो गया? मैंने आप लोगों से बोला पहला एग्जांपल, मान लीजिए गौरव परचेज्ड, गौरव परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। ये ट्रांजेक्शन बेटा आप लोगों के आगे आ गई। ठीक है जी? एक ट्रांजेक्शन ये है। दूसरी ट्रांजेक्शन, गौरव्स वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। लो जी, गौरव्स वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। थर्ड, सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज। फोर्थ ट्रांजेक्शन, फिर मैंने आप लोगों से कहा स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। लो जी, मैंने आपके सामने ये चार ट्रांजेक्शंस रखी हैं, तो मुझे इन ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करके बताओ कि इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी है जो मॉनेटरी नेचर की है और बिजनेस नेचर की है। जरा मुझे बताना। जरा पहले ट्रांजेक्शन को बड़े ध्यान से पढ़ो। मैंने कहा गौरव ने क्या किया, अपना बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया कैश में। तो बताओ ये ट्रांजेक्शन बताओ बिजनेस की है या नहीं है? यस।
बताओ क्या ये मॉनेटरी नेचर की है या नहीं है? आप कहोगे यस सर बिल्कुल है मॉनेटरी नेचर की, यस और नो। ट्रांजेक्शन नंबर 2, बताओ जरा क्या ये ट्रांजेक्शन आप लोगों की रिकॉर्ड होगी बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर? बताओ। मैंने कहा गौरव वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, नहीं सर ये ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि पहली बात तो ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है, और दूसरी बात ये ट्रांजेक्शन मनी की टर्म्स में नहीं है, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया? सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, बिजनेस वो तो बताओ जल्दी बताओ, क्या ये ट्रांजेक्शन होनी चाहिए रिकॉर्ड? आप कहोगे यस सर बिल्कुल ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए। बताओ जरा थर्ड नंबर पे, सैलरी स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, क्या ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए? नहीं, ये ट्रांजेक्शन है तो बिजनेस के अंदर ही हो रही है, बिजनेस के है, लेकिन मॉनेटरी नेचर की नहीं है, इससे पैसे का कोई रोल नहीं प्ले हो रहा। ठीक है, इसलिए इस ट्रांजेक्शन को बेटा हम लोग रिकॉर्ड नहीं करें। दोनों की होनी चाहिए। क्लियर हो गया? बिजनेस भी होनी चाहिए और मॉनेटरी नेचर की भी होनी चाहिए, तो रिकॉर्ड करेंगे वरना रिकॉर्ड नहीं करें। तो बताओ पहला एग्जांपल से पहले पॉइंट समझ में आ गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। यस सर। तो आपने देखा होगा इस आइडेंटिफिकेशन के अंदर ना बेटा हम लोगों ने मेजरमेंट भी साथ में कर ली। हम याद है आप लोगों को पहले बताया था मैंने, बुक कीपिंग वर्ड के अंदर IMRC अलग अलग पढ़ते थे, लेकिन प्रोसेस हम लोग जब बात करते हैं ना प्रोसेस के अंदर, तो प्रोसेस के अंदर आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट को इकट्ठा ही पढ़ देते हैं हम लोग इसके अंदर। समझ में आई बात यहां तक की? क्लियर हो गया? आइए अब आगे, नंबर 2, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बताइए बेटा, लिखिए फटाफट से, क्या पर सेकंड पॉइंट आप लोगों का? प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। अब आप कहोगे सर क्या है ये प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, मतलब क्या है वाउचर्स का यहां पे? लो वाउचर्स क्या होते हैं यार? बेसिकली ऐसे लीगल एविडेंस, वाउचर्स आर लीगल एविडेंस। हाँ जी, क्या है बेटा? वाउचर्स आर लीगल एविडेंस ऑफ द बिजनेस, या फॉर द बिजनेस लिख लो, लीगल एविडेंसेस फॉर द बिजनेस। इसका मतलब बेटा ये जो बिजनेस के लिए हमारी जो ये वाउचर्स है, ये क्या बेसिकली हमारे लीगल एविडेंस है। लीगल एविडेंस का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली बेटा हमारे लिए काम करते हैं। लीगल एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ का, प्रूफ, सबूत बोलो, प्रूफ बोलो, ये क्या है बेटा? हमारे पास प्रूफ है। लो जी, क्या है? प्रूफ। समझ में आया यहां तक की बातें? अब बेटा वाउचर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे रिटर्न स्टेटमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसको हम लोग क्या बेटा यूज करते हैं अपने बिजनेस को स्मूथ रनिंग वे में चलाने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल सर क्या होगा? वाउचर्स कौन कौन से होते हैं? एक एग्जाम्पल बताता हूं। दो टाइप के बेटा बेसिकली वाउचर्स होते हैं अपने पास। एक होते हैं कैश वाउचर्स, एक होते हैं कैश वाउचर्स, और दूसरे नंबर पे आते हैं आप लोगों के पास आपके नॉन कैश वाउचर्स। एक कौन से होंगे आप लोगों के? कैश वाउचर्स, और एक कौन से होंगे आप लोगों के? नॉन कैश वाउचर्स। और इसको बेटा हम लोग पढ़ेंगे अपने कौन से चैप्टर के अंदर? सोर्स डॉक्यूमेंट्स वाले चैप्टर में। लो जी, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर पढ़ने वाले। तो याद रखना हर एक ट्रांजैक्शन का बेटा क्या प्रिपेयर होता है? वाउचर प्रिपेयर होता है हर एक ट्रांजैक्शन का। समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहाँ तक की बातें? तो बेटा पहले क्या प्रिपेयर करेंगे हम लोग? अपने वाउचर्स प्रिपेयर करेंगे। क्लियर हो गया? ओके, वाउचर्स के अंदर समझ गए ना कौन कौन से होते हैं बेटा? कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर, दोनों तरीके के वाउचर्स अलग अलग बनेंगे। समझ आया? पॉइंट नंबर 3 बेटा जी। अब लिखे सी। सी नंबर पे आप लोग लिखेंगे इसके अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। या हाँ जी, फिर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहेगा बेटा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अपने को ये पांचों के पांचों पॉइंट लिखने हैं उसके अंदर। ठीक है? या फाइव टाइप्स। हाँ जी, टाइप्स नहीं बेटा, प्रोसेस के अंदर स्टेप्स होते हैं हमेशा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ये स्टेप्स लिखने हैं अपने को। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, बहुत कम आता है। एग्जाम में आता है बेसिकली जो मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, लिखे बराबर से रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्या मतलब बेटा यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का? याद है अकाउंटिंग साइकिल? भूले तो नहीं? ट्रांजैक्शंस को हम लोग जब बेटा शिफ्ट करते हैं आगे अपने पहले नंबर पे कहां लिखते हैं? जर्नल में। जर्नल क्लियर हो गया? कहां लिख देंगे? जर्नल में। तो लिखो बेटा यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जर्नल एज पर, बताइए कौन से ऑर्डर के हिसाब से होती है रिकॉर्ड इसके अंदर? एज पर
chronological order. As per chronological order. और क्या मतलब यहाँ पे बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का? डेट वाइज ट्रांजेक्शंस को हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ता है। और आगे लिख दो इसी को बेटा। इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लो जी। इतनी बात समझ में आ गई है यहाँ तक? नहीं, इसके एग्जांपल की तो नीड ही नहीं बेटा अपने को। और तुम्हें याद होगा ना, जर्नल कैन बी, इसके आगे लिख लो बेटा थोड़ा सा। जर्नल कैन बी डिवाइडेड, हाँ जी, जर्नल कैन बी डिवाइडेड, हाँ लिख लो, इनटू 6 पार्ट्स। याद आया वो? यस सर। कौन कौन से? तो उसके प्यारे प्यारे बच्चे कैश बुक, याद आया? कैश बुक, चेस रिटर्न, यस, चेस रिटर्न, लिख दो। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सॉरी सेल्स रिटर्न बुक। हाँ, एक प्यारी सी गुड़िया, इसका नाम क्या था? जर्नल प्रॉपर। लो जी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चले आगे। नेक्स्ट लिख बेटा नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं, करो आराम से। नेक्स्ट लिख बेटा पोस्टिंग टू जर्नल, सॉरी लेजर। पोस्टिंग टू लेजर। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, बताओ जरा नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस का? द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज पोस्टिंग टू लेजर। पोस्टिंग टू लेजर। इट इंक्लूड्स, बोलो क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। ये इसमें बात लिखनी है कि अकाउंटिंग प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट है ये। हाँ, ये तो आप लोगों को बना बना के थोड़ा सा बड़ा करना है इसी को। मैं तो छोटे छोटे पॉइंट लिखा रहा हूँ ना आप लोगों को। बस आप लोगों को इन्हीं को थोड़ा सा और एलोबरेट करना है, बस दो दो चार चार लाइन के अंदर, बस। और अंदर का कुछ भी लिखोगे मार्क्स नहीं कटेंगे, बना बना के लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज पोस्टिंग टू लेजर। इट इंक्लूड्स क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इट इंक्लूड्स क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। समझ में आया था कि बेटा बातें? क्लियर हो गया? याद होगा कैसे बनाते थे लेजर? हर एक का अलग अलग बेटा लेजर बनेगा। टी शेप अकाउंट याद होगा तुम्हें? हाँ, लिख लेना आप लोग बेटा अपने आप, कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो। बस सेपरेट अकाउंट्स विल बी ओपनड। क्लियर हो गया? तो लेजर के अंदर हम लोग जब भी बनाएंगे ना तो सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, जैसे कि राम का अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, या लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो ये सारे के सारे अकाउंट्स आप लोगों के यहाँ पे आ जाएंगे। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, जो भी लेजर बनाएंगे उस सब के अकाउंट्स इसके अंदर आप लोगों के आ जाएंगे। ठीक है। अब बताइए ई, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ जी, बताइए जरा क्या होता है ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन के अंदर? द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज, द लास्ट स्टेप of accounting process is preparation of trial balance, and also prepare
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल्सो प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी लिख लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब लिखिए इसके अंदर बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स, बेसिकली अपने को बेटा यहाँ पे टोटल तीन चीजें बनानी होती हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। लो जी, ये तीन चीजें अपने को बनानी है इसके लास्ट स्टेप के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे अपने फाइल अकाउंट्स की। लेजो तो ट्रायल बैलेंस तो बनाना है, जहाँ पे समरी बनाएंगे हम लोग चीजों की। समरी के बाद हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो तीन चीजें अपने को फाइनल अकाउंट्स के लिए बनानी है। फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन इज P&L अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। पहले चेक करो यहां तक आप लोग ने लिखा है नहीं लिखा, जल्दी लिखिए फटाफट। ठीक है पेज में क्या चीज बेटा? बैलेंस शीट। ओके हो गया यहाँ तक की बात है, बढ़े आगे। ओके, अब इस पूरे चैप्टर का यार एक आखिरी पॉइंट और रह गया, जिसमें डालो हेडिंग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस। और यही वो क्वेश्चन है आप लोगों का जो एग्जाम में आएगा। प्रोसेस नहीं आती एग्जाम में, प्रोसेस नहीं आती, फिर रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में जो आएगा वो आएगा क्या? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, बेसिस का बेसिकली मतलब क्या होता है यार, जब भी कोई कंपनी अकाउंटिंग करती है ना, तो हर एक कंपनी का अकाउंटिंग करने का जो बेस होता है ना, वो अलग अलग होता है। मैंने क्या बोला? जब भी कोई कंपनी या जब भी कोई बिजनेसमैन है, जब भी कोई बिजनेस अकाउंटिंग करता है ना, तो हर एक बंदे की अकाउंटिंग करने का जो तरीका है वो क्या है? अलग अलग होता है। बेसिकली हमारी अकाउंट्स ने सिर्फ दो ही अप्रोच बताई है, हमारे अकाउंट्स ने बेटा सिर्फ और सिर्फ दो ही अप्रोच बताई है बिजनेस करने की, या बेस। डालो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके। द फर्स्ट वन इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डालो बेटा, द फर्स्ट वन इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और जो सेकंड वन होती है बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल, ACCRUAL, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लो जी, बताओ अकाउंटिंग करने के कितने तरीके हैं? दो। फर्स्ट वन इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड वन इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अब आप लोगों के माइंड में एक बात आएगी, हाँ नहीं नहीं नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो क्या नाम है इसका बेटा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब आप लोगों के माइंड में एक बात आएगी, भैया क्या मतलब है ये कैश बेसिस का, क्या मतलब होता है एक्रूअल बेसिस का? अब लिखिए इसके बारे में, कैश बेसिस के बारे में बातें। अंडर दिस अकाउंटिंग, नाम क्या बताना जरा? कैश बेसिस। अंडर दिस अकाउंटिंग only cash transactions, only cash transactions will be recorded, only cash, underline कर दो ये word, only cash, only cash, under this accounting only cash transactions will be recorded in the books of accounts, in the books of accounts। मतलब अगर कोई भी उधार वाली ट्रांजेक्शन होगी ना बेटा, तो उसको हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर इग्नोर करेंगे, हम लोग उसको नहीं उठाएंगे। हाँ हाँ भाई, कैश बुक कितना ही होते हैं बस, ये अकाउंटिंग में कैश बुक आता है बस, उधार वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते। मैं बताऊंगा अभी आगे, समझाऊंगा बहुत सारी बातें अभी। कैश बुक के अंदर बेटा क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कहाँ करते हो? मैं भी बता रहा हूँ ना कि आप लोगों को क्या करना है, सारी बातें अभी डिटेल में आगे आएंगी। आगे लिखिए एक्रूअल बेसिस। अंडर दिस अकाउंटिंग, अंडर दिस अकाउंटिंग कैश as well as credit transactions, cash as well as credit transactions are to be recorded
इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लो जी। तो एक्रूअल बेसिस क्या कहता है भैया, हमारे बिजनेस के अंदर कैश वाली भी और हमारे बिजनेस के अंदर उधार वाली ट्रांजेक्शन्स भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अब तुम सोच के बताओ यार, जितने भी दुकानदार हैं, तुम्हें मार्केट में दुनिया भर के दुकानदार नजर आते होंगे, तुम्हारे खुद की भी दुकानें होगी, तुम्हारे पेरेंट्स की। तुम सोच के देखो, क्या उधार के बिना यार हमारे बिजनेस चल सकते हैं क्या? सोच के देखना जरा। पॉसिबल भी नहीं है, इम्पॉसिबल है उधार के बिना। अब तुम एक बार दुकान पर बोर्ड लगा दो उधार बंद है, भाई साहब तुम्हारी दुकान पे कस्टमर चढ़ ही नहीं सकता, मैं गारंटी दे लिख के दे देता हूँ। बहुत कम चांस होंगे कस्टमर के आने के, बहुत रेयर। क्योंकि ऐसे बिजनेसमैन जो लोगों का लाखों लाखों का काम है, करोड़ों करोड़ों का काम है यार, वो एकदम से इंस्टेंट पैसा अरेंज नहीं कर सकते। टाइम चाहिए होता है उन लोगों को पेमेंट अरेंज करने के लिए। तो इसका मतलब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, अभी उनकी दुकानों की बात तो ना कर रहा हूँ, छोटे छोटे जो आप लोगों को वो दे रहे हैं, लॉलीपॉप बेच रहे हैं, ये टॉफीज आप लोगों को दे रहे हैं, उनकी बात तो ना कर रहा हूँ मैं हाई लेवल के बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब समझा? हाँ, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपने लगा रखा ओनली कैश इज अलाउड बस, तो ऐसा बहुत रेयर चांस होगा। अगर आप लोग कर ही नहीं रहे हैं, मतलब आप लोगों का चाहे मतलब कोई आस पड़ोस का भी है ना, जानकार भी है ना, उसको भी आप लोग कह रहे हो ना उधार नहीं भाई। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली करते हैं हम लोग? नहीं करते। बट बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, वो कौन से अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तुम मुझे बताओ? कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस? एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल। क्योंकि उधार के बिना उनका बिजनेस चल नहीं पाएगा। अगर उधार नहीं करेंगे तो बिजनेस क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा और बिजनेस बंद करना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कोई बात नहीं भाई, महीने बाद पैसे आ जाएंगे ना, कोई बात नहीं, मैं रेडी हूं। अगर मान लो मैं भी ऐसे शुरू कर दूं, स्टार्टिंग में मैं तुम लोगों को ट्रायल क्लास ही नहीं दे रहा, मैं तो कहूं भाई आते ही पहले आते ही जमा कराओ पैसे अपने, क्या आएगा बच्चा? नहीं आएगा। उसको पता ही नहीं भी कि कैसे पढ़ाने कैसे नहीं पढ़ा रहे। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? तो बेटा किसी भी बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग करने का तरीका क्या रहता है? एक्रूअल बेसिस। तुम कहोगे यार, तुम कहोगे अपने माइंड में अब, यार फिर ये कैश बेसिस क्यों बनाया गया? ऐसे बहुत सारे लोग और भी हैं जो कौन से अकाउंटिंग यूज करते हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे एग्जांपल, डॉक्टर्स के पास चले जाओ तुम लोग, डॉक्टर ने ऑपरेशन करना है, वो क्या कहता है? भाई साहब एडवांस जमा कराओ, ऑपरेशन बाद में होएगा। या पहले ऐसा होता है, ऑपरेशन कर रहे हैं जी, ठीक ठाक हो गया तो पैसा दे देना, नहीं ठीक ठाक हुआ तो कोई बात नहीं, रहने देना। होता है ना भाई? एडवांस पहले लेना चाहिए। बंदा तुम्हारा मर गया तो हमें फर्क नहीं पड़ता, जिएगा तो हमें फर्क नहीं पड़ता। समझ में? कोई देने तो पड़ेंगे, वो तो पहले ही आ गए एडवांस। पैसा तो एडवांस लेना उन लोगों ने भाई। समझ में? वही तो मैं कह रहा हूं ना, बंदा मर गया तो देगा ही कौन पैसा? डॉक्टर्स हो गए, अच्छा एडवोकेट्स, लॉयर्स होते हैं, एडवांस लेके चलते हैं, वो उन्हें फर्क नहीं पड़ता केस हारोगे जीतोगे, उनको तो अपनी फीस चाहिए भाई। हाँ या ना? समझ रहे हो कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली कौन यूज करता है? प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। प्रोफेशनल्स बोले तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, मैं इनकी बातें कर रहा हूं। समझ में आया? और एक्रूअल बेसिस कौन यूज करता है? जिनका सामान बेचने का काम है, उधार से जिनका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब बेटा सक्षम तुम्हारी शॉप है, बताना जरा, क्या तुम सारा सामान कैश में बेचते हो क्या? नहीं, उधार पे भी सामान जाता है और जाना भी पड़ेगा, मजबूरी भी है। क्योंकि अगर तुम उधार पे नहीं बेचोगे तो बिजनेस ठप हो जाएगा, तुम लोगों का सामान नहीं लेने आएंगे लोग तुम लोगों से। अब एक बंदा है, उसने लाख रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, उसकी पॉकेट में 90,000 पड़े हुए हैं, उसने कहा सर 90,000 रख लो, 10 दिन अभी आधे घंटे भिजवा देता हूं। भाई ना 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 ना, वो कहेगा रख तू भाई, मैं 90 भी लेके जाता तेरे से। ऐसा होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो, ये होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब उधार के बिना बिजनेस नहीं चल सकते। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो बात करें इनके बारे में, क्या है ये सारी चीजें। अब जो एग्जाम में आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है ना बेटा, वो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आने वाला है? डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब फटाफट से एक फॉर्मेट रेडी करो डिफरेंस के नाम का, जल्दी से जल्दी। मीनिंग क्लियर हो गया? 4-5 पॉइंट्स में, ज्यादा नहीं। 3 डाल दो, 3 पॉइंट्स बनाना इसमें। एक पहला कॉलम बनाना बेसिस का। हाँ, 3 बनाने पड़ेंगे। और एग्जाम में ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा, पहले बता देता हूं तुम्हें। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का क्वेश्चन कंफर्म डिफरेंस में आना ही आना है। हाँ, 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। बस बोलो मत। डाली हेडिंग, पहला कॉलम बेसिस, दूसरा कॉलम कैश बेसिस, पहले कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और थर्ड कॉलम क्या बनेगा?
एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लो अच्छा, इतनी चीज लिख ली। डालो बेटा पहले नंबर पे इसका मीनिंग, या डालो नंबर वन पे पहले, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नंबर वन, बिल्कुल चुप, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। लो जी, नंबर वन पॉइंट है ये। आप बताओगे मुझे अब, बता जरा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ कैश आएंगे या क्रेडिट भी आएंगी? कैश। ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, ओनली कैश नेचर transactions will be recorded. बताना अगले में क्या आएगा, बोलो अगले वाले पॉइंट में क्या आएगा? कैश एंड क्रेडिट। हाँ, कैश as well as cash as well as credit transactions, cash as well as credit transactions will be recorded. तो फर्स्ट में बताओ, कोई डाउट है क्या? सेकंड लिखो बेटा, सुटेबिलिटी। बताना जरा किन लोगों के लिए ये वाली अकाउंटिंग बेटा सुटेबल है? मैंने बताया कैश बेसिस वाली। हाँ जी, किसके लिए बेसिस है ये जल्दी बताओ। स्मॉल शॉप्स। कैश वाली किन के लिए सुटेबल है? ये नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पे स्मॉल शॉप्स, क्योंकि स्मॉल शॉप्स वाले भी तो उधार पे देते हैं सामान। प्रोफेशनल्स यूज करेंगे, डॉक्टर्स, लॉयर्स, उनकी बातें कर रहे हैं हम लोग इस, ठीक है। लिखिए बेटा, दिस बेसिस इज सुटेबल, दिस बेसिस इज सुटेबल फॉर प्रोफेशनल्स, दिस बेसिस इज सुटेबल फॉर प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल पीपल लिख लो, लाइक डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। समझ आया? अब इसमें लिखो, बताएं किसके लिए सुटेबल है? बिजनेस फर्म्स के लिए, बिजनेसमैन लोगों के लिए। हाँ, दिस basis is suitable, this basis is suitable for business firms। क्लियर हो गया? क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के लिए, छोटे छोटे बिजनेसमैन लोगों के लिए क्या जरूरी है भैया? एक्रूअल बेसिस, क्योंकि उधार के बिना उनके बिजनेस नहीं चल सकते। क्लियर हो गया? लिखो बेटा नंबर 3, लीगल पोजीशन, लीगल पोजीशन लिखो इसके अंदर, दिस बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, नॉट डाल रहा हूं, this basis is not recognized under the Companies Act, under the Companies Act 2013। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, नॉट रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन जो हमारा एक्रूअल बेसिस है ना, वो रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब वैलिड है। रिकॉग्नाइज्ड का बेटा यहाँ पे मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड है। कंपनीज एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोग सिर्फ उधार पे नहीं, आप लोग कैश में और उधार दोनों पे सामान बेच सकते हो बड़ी इजीली। हाँ जी, कंपनीज एक्ट, दिस बेसिस इज रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड, this basis is recognized under the Companies Act 2013। नेक्स्ट लिखो नंबर 4, टाइमिंग्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स। बताना जरा, कब इनकम रिकॉर्ड करोगे तुम लोग अपनी? सोच के देखो, जब आप लोगों को
कैश मिलेगा तब। चल रहा है क्या? लेकिन इसके अंदर बेटा नंबर 4 पॉइंट, एज पर दिस बेसिस, एज पर दिस बेसिस only those incomes, only those incomes are recorded, only those incomes are recorded which have been received in cash, which have been received in cash। बस बिल्कुल चुप। इसमें लिखो बेटा, एज पर दिस बेसिस, एज पर दिस बेसिस ऑल इनकम्स आर रिकॉर्डेड। ऑब्वियसली बात है यार, ऑल इनकम्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोगों को पैसा रिसीव हुआ है या पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो आप लोगों के लिए इनकम तो बन गई, इनकम तो दिखाओगे आप। क्लियर हो गया? एज पर दिस बेसिस ऑल इनकम्स, all incomes are recorded, all incomes are recorded whether cash is received or not, whether cash is received or not। समझ में आया? तो उधार वाली ट्रांजैक्शन सीधे सीधा आप लोगों को एक बात कहती है कि आप लोगों की ट्रांजैक्शंस में अगर पैसा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड करेंगे। वो तो होएगी नहीं बेटा, मैंने कब कहा रिकॉर्ड करो? मैंने क्या बोला आप लोगों को? मैंने ये तो ना कहा बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, मॉनिटरी तो होनी चाहिए। वो जैसे मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे अभी तक फीस मिली नहीं है, लेकिन वो पैसा मैंने कमा तो लिया ही है, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, एक्रूड इनकम है मेरी वो पैसा। ठीक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लिखिए बेटा नंबर 5, आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, ascertainment of profit and loss, ascertainment of profit and loss। तुम सोच के बताओ कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों का प्रॉफिट एग्जैक्ट आएगा, करेक्ट आएगा, कैश या एक्रूअल? एक्रूअल। एक्रूअल। क्योंकि बेटा सोच के देखो आप लोग, आपने जो सामान उधार पे बेचा है, जो वो भी तो आपने सामान बेचा ही है, उसमें तो आपने पैसा कमाया ही है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेटा हमारा इनकम टैक्स नहीं मानता, वो कहता है हम नहीं मानेंगे। हम तो कौन सी अकाउंटिंग मानेंगे? एक्रूअल वाली मानेंगे भाई, एक्रूअल वाली। तो लिखिए इसके अंदर, दिस बेसिस does not ascertain, this basis does not ascertain the correct profit and loss। कैसे भैया? बताता हूं अभी। मान लो आप लोगों ने बेटा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, ठीक है, और आप लोग बीच में सामान उधार पे भी दे रहे हो, और आपने सामान कौन सा रिकॉर्ड किया? ओनली कैश वाला। जो सामान आपने उधार पे बेच दिया वो तो आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो उसका प्रॉफिट कहां गया आप लोगों का, बताओ? कैश वाली ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हम लोग, उधार वाले रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे, लेकिन सामान तो आपने बेचोगे, सामान तो दे रहे हो आप लोग, तभी तो यूज नहीं करते यहाँ पे हम लोग। अब एक और डॉक्टर है यार, ठीक है, क्या एक मान लो एक बंदा ऐसा आ गया, उसने डॉक्टर को दवाई सारा का सारा सामान कर लिया, लेकिन उसमें पैसे है ही नहीं उसके पास देने के लिए। डॉक्टर ने क्या कहते, चल कोई बात नहीं यार, गरीब आदमी है, तू ले जा। अब बताओ जरा यहाँ पे, अब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो हो ही नहीं रही है वो वाली, लेकिन सामान तो गया, तो कैसे रिकॉर्ड होगी ट्रांस? बताओ कैसे प्रॉफिट सही आएगा, बोलो? फिर ये चीज कहना चाहूँ, ठीक है ना। इसलिए हर एक को अगर अपना प्रॉफिट करेक्ट निकालना है ना, तो उसको कौन सी रिकॉर्डिंग फॉलो कर, अकाउंटिंग फॉलो करनी चाहिए? एक्रूवल बेसिस वाली। ठीक है, लिखिए जरा, दिस बेसिस, दिस बेसिस एज सर्टेन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, एज सर्टेन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आ गए पांचों के पांचों पॉइंट्स? कोई डाउट है तो बताओ पहले मुझे, लिखो पहले फटाफट जल्दी। उसके आगे भी है कि नहीं? मैं इसके आगे और कुछ नहीं है। हाँ, बस एक और वर्ड लिख लो थोड़ा सा यहाँ पे, एक नंबर का आ सकता है, हाइब्रिड अकाउंटिंग वर्ड यूज होगा, वर्ड हाइब्रिड।
हाइब्रिड अकाउंटिंग। हाइब्रिड है ये। हाइब्रिड, डी है डी। HYB, हाई, सॉरी डी नहीं है, ब्रिड है, हाइब्रिड। लिखो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ कैश as well as accrual basis. It is a combination of both, it is a mixture of both cash as well as accrual basis of accounting. तो हाइब्रिड अकाउंटिंग बेसिकली आप लोगों को कहती है कि ये मिक्सचर होता है किसका, कैश का भी और एक्रूअल बेसिस का भी। तो बहुत सारी जो फर्म्स होती है ना, वो कभी कभार तो क्या करती है, कैश यूज करती है, और कभी कभार वो क्या करती है, एक्रूअल वाला भी यूज कर लेती है। इसको मैं क्या कहता हूँ, हाइब्रिड अकाउंटिंग कह देते हैं उसे। नहीं तो वो ही होता है इसका सिर्फ हर बिजनेस के लिए एक्रूअल यूज करना। मतलब। हाइब्रिड का मतलब एक्रूअल ही है एक टाइप, ठीक है। बस नाम अलग कर दिया इन्होंने, नाम जानबूझ के हाइब्रिड, ताकि तुम्हें फंसा देगी। ओके, सारी चीजें यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म। या भी हटा रहा हूँ